इस नए विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, अक्सर जब अपराध की बात आती है ना, तो ये कह देना बहुत ही आसान लगता है कि अपराध करने वाले लोग बस बुरे होते हैं, मामला खत्म। लेकिन असल में कहानी इतनी सीधी नहीं होती। आज के इस विश्लेषण के जरिए हम इस बेहद दिलचस्प समाजशास्त्रीय क्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी सामाजिक ताकतें और परिस्थितियां होती हैं जो किसी भी इंसान को अपराध के रास्ते की तरफ धकेल देती हैं। इन सभी जटिल समाजशास्त्रीय विचारों को ठीक से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। पहला, उपसंस्कृतियों का प्रभाव। दूसरा, जब संस्कृतियां टकराती हैं। तीसरा, अपराध का मानसिक ताना-बाना। चौथा, लोग नियमों का पालन क्यों करते हैं। और पांचवा, ठप्पे या लेबल की ताकत। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। उप संस्कृतियों का प्रभाव यानी समूह की ताकत। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे कुछ स्थानीय गैंग या समूह अपने खुद के नियम और एक बिल्कुल अलग सब कल्चर बना लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां समाज के आम नियमों को तोड़ना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि उनका अपना नया और स्वीकृत नियम बन जाता है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। शॉ और मके के रिसर्च के आंकड़े बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका डेटा साफ साफ बताता है कि 80 से 90% किशोर अपराधी कभी भी अकेले काम नहीं करते। वो हमेशा अपने साथियों के साथ मिलकर अपराध करते हैं। ये आंकड़े बहुत ही मजबूती से इस बात को साबित करते हैं कि अपराध मुख्य रूप से एक ग्रुप के साथ की जाने वाली गतिविधि है। इस बात को जॉर्ज बेबी फेस नेल्सन की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बचपन में नेल्सन का कद छोटा था और उसे अक्सर बुरी तरह पीटा और परेशान किया जाता था। अपनी इसी असुरक्षा के कारण और समाज में एक पहचान व सुरक्षा पाने की बेताबी में उसने गैंग की क्रूर हिंसा का सहारा लिया। मतलब अपने समूह में रुतबा हासिल करने के लिए उसने हिंसक रास्ता चुना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जब संस्कृतियां टकराती हैं, दो दुनियाओं का मिलन। तेजी से बदलते हुए हमारे समाज में जब अलग अलग सांस्कृतिक मूल्य और नियम आपस में टकराते हैं, तो वहाँ कल्चर कॉन्फ्लिक्ट यानी संस्कृति टकराव का सिद्धांत काम करने लगता है। इस भारी टकराव को समझने के लिए जरा एक अप्रवासी इतालवी परिवार के बच्चे की कल्पना करते हैं। उसके घर का माहौल एकदम अलग है। वहाँ इतालवी बोली जाती है, पिता का कड़ा अनुशासन है। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाता है जहां अंग्रेजी बोली जाती है और महिला शिक्षकों का अधिकार चलता है, तो उसे एक भयंकर कल्चर शॉक लगता है। इस भारी टकराव के बीच उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह भटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो किन नियमों का पालन करे, जबकि उसके अमेरिकी सहपाठी बिना किसी सांस्कृतिक उलझन के मजे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। और जानते हैं यहीं से क्या शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है रक्षात्मक विचलन यानी डिफेंसिव डेवियंस का रास्ता। जब ये बच्चे इन दो अलग अलग दुनियाओं के नियमों के बीच संघर्ष करते हुए पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, तो समाज अक्सर उन्हें आक्रामक या कम अकल का लेबल दे देता है। अब इसके जवाब में ये बच्चे बचाव के तौर पर ठीक उसी भूमिका को अपना लेते हैं जिसकी समाज उनसे उम्मीद कर रहा होता है, और धीरे धीरे विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अपराध का मानसिक ताना-बाना, गलत को सही ठहराना। यह एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। आखिर लोग उन नियमों को तोड़ने को कैसे सही ठहरा लेते हैं जिन्हें वे खुद भी आमतौर पर सही मानते हैं। आइए इस दिमागी खेल को समझते हैं। मनोवैज्ञानिक साइक्स और मात्या के सिद्धांत ने इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन यानी तटस्थीकरण का नाम दिया है। इसका सबसे अहम बिंदु ये है कि किशोर अपराधी वास्तव में समाज के पारंपरिक नियमों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन वे अपनी सुविधा के हिसाब से बड़ी ही रचनात्मकता के साथ इन नियमों को दरकिनार कर देते हैं ताकि वे अपने अपराध को सही ठहरा सकें और अपनी अंतरात्मा को शांत रख सकें। अपनी आत्मग्लानि को खत्म करने के लिए अपराधी मुख्य रूप से इन 5 विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, जिम्मेदारी से साफ इनकार कर देना। दूसरा, यह तर्क देना कि अरे किसी का कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। तीसरा, उल्टा पीड़ित को ही दोष दे देना। चौथा, जो लोग उन्हें गलत ठहरा रहे हैं पलटकर उन्हीं पर सवाल उठाना। और पांचवा, अपने समूह या गैंग के प्रति अपनी उच्च निष्ठा की दुहाई देना। इतिहास में जिम्मेदारी से इनकार करने की इस तकनीक का एक बहुत ही सटीक और वास्तविक उदाहरण मिलता है।
कुख्यात अपराधी जेसी जेम्स ने अपने 16 साल के हिंसक और आपराधिक जीवन को सिर्फ ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की कि अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान यांकीज ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। ये अपनी गलती का पूरा ठीकरा किसी बाहरी परिस्थिति पर फोड़ देने का एक एकदम क्लासिक उदाहरण है। और इसी न्यूट्रलाइजेशन के कारण पैदा होती है ड्रिफ्ट की स्थिति। ड्रिफ्ट का मतलब है एक तरह का बहाव। इसमें युवा किसी स्थायी आपराधिक प्रतिबद्धता के बिना ही कानूनी पालन और अस्थायी अपराध के बीच बहुत सहजता से झूलते रहते हैं। वे बड़ी आसानी से आत्मरक्षा जैसी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी गैंग की गुंडागर्दी को भी सही साबित कर लेते हैं। अब यहाँ हम अपनी कहानी में एक छोटा सा ठहराव लेते हैं। आते हैं चौथे पॉइंट पर, लोग नियमों का पालन क्यों करते हैं, नियंत्रण की ताकतें। आइए अब चीजों को बिल्कुल उल्टे नजरिए से देखते हैं। मानव व्यवहार के बारे में एक अलग लेकिन उतना ही जबरदस्त सवाल उठाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। हम हमेशा पूछते हैं कि लोग अपराध क्यों करते हैं। इसके बजाय WC रेकलेस का कंटेनमेंट थियरी यानी नियंत्रण का सिद्धांत इस बात पर ध्यान लगाता है कि अधिकांश लोग नियमों का पालन क्यों करते हैं। ये पूरा का पूरा खेल बाहरी दबावों और व्यक्तिगत सहनशीलता के बीच के एक बेहद जरूरी संतुलन पर टिका है। ये संतुलन दो प्रमुख ताकतों पर निर्भर करता है। एक तरफ है हमारा आंतरिक नियंत्रण, जैसे कि हमारा मजबूत आत्मनियंत्रण और निराशा को बर्दाश्त करने की क्षमता, और दूसरी तरफ है बाहरी नियंत्रण, जैसे हमारा परिवार, हमारे समुदाय की उम्मीदें और समाज में हमारी सार्थक भूमिकाएं। यही वो मनोवैज्ञानिक ताकतें और सामाजिक बंधन हैं जो मिलकर इंसान को अपराध से दूर रखते हैं और नियमों के दायरे में बांध कर रखते हैं। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, ठप्पे या लेबल की ताकत। ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे नियम तोड़ने पर समाज का जो रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन वास्तव में जिंदगी भर के लिए अपराध का कारण बन सकता है। लैमोर्ट के सिद्धांत का ये 3 चरणों वाला क्रम सच में एक बेहद दुखद प्रक्रिया है। शुरुआत में एक बच्चा शायद खेल खेल में या बस यूं ही कोई छोटी मोटी शरारत करता है। इसे हम प्राथमिक विचलन कहते हैं। लेकिन फिर समुदाय उस पर बुरी तरह टूट पड़ता है, भयंकर प्रतिक्रिया करता है और उसे कलंकित कर देता है। और अंत में क्या होता है? वो बच्चा उसी आपराधिक लेबल को अपने अंदर बसा लेता है। समाज ने उसे जो ठप्पा दिया वो उसी पहचान में हमेशा के लिए ढल जाता है। टैनिनबाम ने इस पूरी प्रक्रिया को बुराई का नाट्यकरण का नाम दिया है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि किसी इंसान के साथ अपराधी जैसा बर्ताव करना उसकी एक ऐसी छवि बना देता है जो उसे हमेशा के लिए उसी नेगेटिव रोल में कैद कर देती है। एक तरह से समाज अनजाने में ही सही उस व्यक्ति के लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद कर देता है। यहाँ हमें न्यू क्रिमिनोलॉजी या नए अपराध शास्त्र के नज़रिए को भी निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। टेलर, वॉल्टन और यंग जैसे विचारकों का मार्क्सवादी तर्क ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था की बनावट ही कुछ ऐसी है जो अपराध को जन्म देती है। उनका मानना है कि कानून हमेशा शासक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं ताकि आर्थिक ताकत के दम पर सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग को दबाकर रखा जा सके। इस नज़रिए के मुताबिक अपराध का असली कारण कोई व्यक्तिगत खामी नहीं बल्कि एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ वर्गीय उत्पीड़न है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जब समाज और हमारी न्याय प्रणाली अपराध को सजा देने की कोशिश करते हैं तो वे अनजाने में खुद ही पेशेवर अपराधियों को जन्म दे रहे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अपराध की असली जड़ों और समाज के रवैये के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और यकीनन ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आगे और भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता बनी रहती है।